नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। क्या वक्फ कानून पर मोदी विरोधी इकोसिस्टम और मौलाना प्रोपोगेंडा फेल हो गया या इस पर पेच फंस गया? आज से सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई है और पहले ही दिन वक्फ कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 2 घंटे बहस हुई। कल दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई फिर शुरू करेगा। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सारे के सारे बड़े वकील आज सुप्रीम कोर्ट में थे। वक्फ बोर्ड बचाओ मुहिम में महंगे महंगे वकीलों की पूरी टीम आई थी। इतने बड़े वकील कि इनकी 1 घंटे की फीस लाखों में होती है। और इनकी सबसे बड़ी दलील क्या थी कि वक्फ का मसला सरकारी नहीं, पर्सनल है, मुसलमानों का मसला है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई गई कि मौलानाओं की मर्जी चले, सरकार की नहीं। अब सुनिए, अगर मौलानाओं की मर्जी इस देश में वाकई चले तो क्या होगा? देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? देश का मुसलमान संविधान को मानेगा या हिंदुस्तान में शरिया लागू करेगा? पहली हेडलाइन पढ़िए, मुसलमान कभी शरिया कानून नहीं छोड़ सकता। दूसरी हेडलाइन पढ़िए, इस्लामी शरिया पर डटे रहेंगे मुसलमान, नहीं करेंगे किसी कानून की परवाह। हेडलाइन नंबर 3 पढ़िए, शरिया कानून से कोई समझौता नहीं होगा। चौथी हेडलाइन पढ़िए, हिंदुस्तान में इस्लामी निजाम लाएंगे, शरिया निजाम लाएंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। 5वीं हेडलाइन पढ़िए, भारत में लागू होकर रहेगा शरिया, 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 शरिया। जिस हेडलाइन को पढ़ो वहां शरिया, जिस मौलाना की तकरीर सुनो वहां शरिया। वक्फ के नाम पर इन दिनों जितने भी हेड टेप बज रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, जितने भी मौलाना वक्फ एक्ट का विरोध कर रहे हैं, सबका टोन शरीयत वाला ही है। सबका लॉन्ग टर्म मिशन हिंदुस्तान में शरीयत लाना ही है। बात अजान की आई, हम खामोश रहे। बात नमाज की आई, हम खामोश रहे। बात तलाक की आई, हम खामोश रहे। बात सीए और एनआरसी की आई, हम खामोश रहे। पहलू खान के साथ जुल्म हुआ, हम खामोश रहे। दिल्ली की सड़कों से नजीब गायब कर दिया गया, हम खामोश रहे। हाफिज जुनैद को जेल के अंदर मॉबलिंचिंग की गई, हम खामोश रहे। आप देख तो लीजिए कितना जुल्म हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहा, मगर हम खामोशी के साथ तमाशाई बने देखते रहे। बड़े बोलने वाले वक्फ बिल का मसला आपके सामने आया, गूंगे बहरे बने हुए हैं। आज अगर दुश्मन तुम्हारे सामने तुम्हें निस्तो नाबूद करने की कोशिश में लगा है, दुनिया की जितनी ताकतें तुम्हें निस्तो नाबूद करने की कोशिश में लगी हुई हैं, वो खुद ब खुद खत्म होती चली जाएंगी। जब किसी के घर के सामने दुश्मन की फौज खड़ी हो और उसके घर को जलाने की सारी साजिशें हो चुकी हो, तो वो सुकून की नींद सो नहीं सकता। क्या हम जालिम के जुल्म से बच जाएंगे? हरगिज नहीं, बल्कि जुल्म और बढ़ता चला जाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि मुसीबत और जुल्म की आंधियां चल रही हो और एक मर्द मोमिन मुजाहिद बन करके उनके सामने पहाड़ की तरह मुस्तहकम होकर के डटा रहे। वक्फ एक्ट का पूरा मामला जायदाद का है, जमीन का है, लेकिन मौलानाओं की टोली ने इस पूरे मामले को धार्मिक एंगल देकर मुसलमानों के बीच परोस दिया है। देश के कोने कोने में हर मुस्लिम मोहल्ले में शरिया वाला नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है। मोदी, योगी, अमित शाह के खिलाफ खुल्लम खुल्ला वॉर डिक्लेयर कर दिया है।
सवाल है कि मुस्लिम बोर्ड का इकोसिस्टम संविधान को ठेंगा दिखाकर वक्फ एक्ट को मानने से इनकार कर क्या देश में अपने मन मुताबिक शरिया या कहीं इस्लाम का निजाम स्थापित करना चाहता है? और क्या इसलिए मौलानाओं की टोली अपनी हर तकरीर में वक्फ एक्ट का समर्थन करने वाले मुसलमानों के दिल और दिमाग में धर्म वाली स्क्रिप्ट फिट कर रही है? क्या इसीलिए ये टोली बार बार शरिया की वकालत करने वाला नैरेटिव चला रही है? यह समझने के लिए आपको सबसे पहले एक मुफ्ती और एक मौलाना का ऑडियो सुनाते हैं। एक का नाम है मुफ्ती सलमान अजहरी, दूसरे का नाम है मौलाना अकरम। ये दोनों ही इन दिनों अपनी तकरीर वाली दुकान में शरिया के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वक्फ एक्ट विरोधी प्लान कैमरे पर पढ़कर सुनाते हैं। मुसलमानों को घंटों घंटों तक बरगलाते हैं। ये रोना कब तक रोते रहोगे? ये हमारी जायदादें लूट रहे हैं, ये हमारे वक्फ की इमलाक को हड़प करने जा रहे हैं। दीन पर, कुरान पर, इस्लाम पर, हुजूर की जात पर, हर चीज पर निशाने और हर चीज पर उंगलियां उठाई जा रही। तुम कब तक एहतजाज करते रहोगे? कब तक सड़कों पर आओगे? कब तक अपनी आवाजें उठा करके पूछते रहोगे? क्या तुम्हारा काम सिर्फ इतना ही रह गया? एक बात याद रखो, जो डाकू होता है उसका काम ही है लूटना। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं और बिलखुसूस हमारे मुल्क के हिंदुस्तान के जो हालात हैं, इस वक्त जिन हालात से मिल्लत इस्लामिया गुजर रहा है और जिन चैलेंजेस का सामना है और जिन चैलेंजेस का मुकाबला है, आज ही रात 2 बजे राज्यसभा से वक्फ बिल पास हुआ। आपको मालूम है ये कितना खतरनाक बिल है और इसके पीछे क्या मजमूम इरादे हैं, इसके पीछे क्या हुकूमत के नापाक इरादे हैं। इस बिल को रोकने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रहे हैं और की आवाज पर हम सबों ने लब्बैक कहा है। और मुझे यकीन है कि जब तक इस बिल को वापस नहीं दिया जाएगा, जिस तरह की आवाज लगाई जाएगी, जिस तरह की कोशिश करनी पड़ेगी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इस सिलसिले में जो रहनुमाई मिलेगी, इंशाअल्लाह एक मुसलमान और एक हमारा तजुर्बा नौजवान जो है, इंशाअल्लाह उस आवाज के ऊपर लब्बैक कहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे ऊपर रोजाना नए नए कानून लाए जाएंगे, हमारे खिलाफ नई नई बिल, नई नई साजिशें की जाएंगी, हमारे मस्जिदें और हमारे मदारिस और हमारे इबादतगाहों को निशाना बनाया जाएगा। यही दिन देखने के लिए ऐ मेरे तैयूर नौजवानों, आज आप मस्जिद के संगे बुनियाद के लिए आप जमा हुए हो। आप ये साबित करो और ये बताओ तुम जितना बिल ले आओ हमारे इबादतगाहों के खिलाफ, इंशाअल्लाह हम मस्जिदें तामीर भी करेंगे और हम मस्जिदों को आबाद भी करेंगे इंशाअल्लाह। इस इको सिस्टम का मोडस ऑपरेंडाई क्या है? मोडस ऑपरेंडाई है बार बार मुस्लिम कम्युनिटी में वही डर बिठाओ, वक्फ एक्ट पर वही डर दिखाओ जो डर मोदी विरोधी पार्टियों ने देश की संसद में दिखाया था और यह भ्रम फैलाया था कि वक्फ एक्ट लाकर मोदी सरकार मुसलमानों के मैटर में घुस गई, मुसलमानों के धर्म में इंटरफेयर करने लग गए। और यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मुसलमानों के लिए जैसे ही धर्म की बात आ जाती है तो वहां पर शरिया की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है। और आप ये बात जानकर चौंक जाएंगे कि हिंदुस्तान की एक बड़ी मुस्लिम आबादी ऐसी है जो देश के संविधान को नहीं, देश के कानून को नहीं, शरिया को प्रेफर करते हैं। इसका खुलासा कुछ समय पहले प्यू रिसर्च के एक सर्वे में हुआ। सर्वे में पता चला था कि भारत के 74% मुसलमान हिंदुस्तान में अपना खुद का इस्लामिक कानून या कहें कि शरिया कानून चाहते हैं। साल 2018 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो बाकायदा भारत के हर जिले में शरिया कोर्ट बनाने का प्लान रेडी कर लिया था और उस वक्त की हेडलाइन आपके सामने है। इस वक्त हिंदुस्तान में करीब 70 शरिया कोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं और जो इकोसिस्टम इस वक्त वक्फ एक्ट या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है वो ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इसे शरिया कानून के खिलाफ मानता है। यानी इस टोली का इरादा ही हिंदुस्तान में शरीयत के सहारे आगे बढ़ने का है। आज की इस तारीख में हिंदुस्तान के जो हालात हैं वो हम पर मख्फी नहीं है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरह के हालात हैं, इन हालात को देखने के बाद
हर दर्दमंद मुसलमान इस बात को महसूस कर रहा है कि दिन ब दिन हमारे दिलों पर चोट पहुंचाई जा रही है, हमारे कदमों के नीचे से हमारी जमीन छीनने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी चीजें आपकी निगाहों के सामने हैं, किस तरीके से माहौल में नफरतों का जहर घोला जा रहा है, किस तरह की साजिशों से मुसलमानों के ईमान को कमजोर किया जा रहा है, कितनी खतरनाक साजिशों के जरिए इबादत गाहों पर गासिबाना कब्जा जमाने की कोशिशें की जा रही हैं। हालिया जो मामलात हैं उससे भी आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन पहले मोदी ने और अब योगी ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है, कैमरे पर कह दिया है कि ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से तो बिल्कुल नहीं। तो कह रहे हैं कि उनके लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है और ममता दीदी को ये दंगाई शांतिपूर्ण दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये शांतिपूर्ण नहीं, ये दंगाई है और दंगाइयों का जवाब तो केवल दंगा हो सकता है। उनकी अपील काम नहीं करेगी और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है, सख्ती से करने की आवश्यकता है। वक्फ एक्ट पर मोदी सरकार का स्टैंड क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन मुसलमानों के बीच कंफ्यूजन फैलाने का काम वो इकोसिस्टम कर रहा है जो 24/7 संविधान को आंख दिखाता है। हिंदुस्तान में शरिया की वकालत करता है और इसी इकोसिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वक्फ एक्ट के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें असदुद्दीन ओवैसी से लेकर अमानतुल्लाह खान, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मद्दी से लेकर मोहम्मद फजलुर रहीम, केरल जमीयत उलेमा से लेकर अंजुम कादरी और एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जैसी संस्थाओं की 10 याचिकाएं थी। वक्फ एक्ट के खिलाफ 15 से ज्यादा जो दूसरी याचिकाएं फाइल की गई हैं, उनमें धार्मिक संगठन से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टी और अलग अलग राज्य शामिल हैं। वक्फ का मसला खालिस इस्लाम के अंदर एक मजहबी मसला है। आज की हुकूमत आई, इसने उनको बिल्कुल जड़ से उखाड़ दिया। ये सूरत हाल बिल्कुल उससे अलग है। आज जो लोग बैठे हुए, कोई माई का लाल है, इसने माँ का दूध पिया, ये कहते कि उसने क्या किया है मुल्क की आज़ादी के लिए। आज की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल उलट गई। वो ये कह रहे हैं कि इससे मुल्क के बसने वाले मुसलमानों का फायदा है। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं। इन औकाफ को बिल्कुल ख़त्म कर देने का, बल्कि इनको खाने के लिए एक रास्ता निकालने की ये चीज़ है। हमारे हजारों करोड़ के औकाफ को वो ख़त्म करना चाहते हैं। इन सबका मकसद एक है कि किसी तरह इस कानून को रुकवाकर मोदी सरकार की इमेज को नुकसान पहुंचाया जाए और उसका सियासी फायदा उठाकर इधर उधर से किसी तरह देश में शरिया कानून का माहौल बनाया जाए। वोट बैंक के चक्कर में तुष्टीकरण करने वाले नेताओं को अपने पाले में किया जाए और इसकी एडवांस पेमेंट मौलानाओं को पहले ही हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो जजों का चीफ है, वही इसकी सुनवाई करेंगे।
लेकिन ये बिल पास हुआ कैसे? क्या हम रोक नहीं सकते भारत में ऐसे बिल? रोक सकते। कुर्सी पर बैठे हैं, नशा है ताकत की। वजीर दाखिला साहब, बादशाह राजा, ए कुर्सी पर बैठने वाले पावर में, अगर तुम्हें फैसला करने पर किसी जाति और धर्म की वजह से तुम फैसला नहीं कर पाते हो, जुल्म करते हो कि ये टोपी और दाढ़ी वाला है, मस्जिद और मदरसा वाला, इसीलिए इसके लिए हम इंसाफ नहीं करेंगे, तो तुमसे बड़ा जालिम नहीं। आज तो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन किसका बनाया हुआ? अंग्रेज का। नफरत है अंग्रेज से तो राष्ट्रपति भवन को तोड़ दो। इंडिया गेट से नफरत है, अंग्रेज ने बनाया, नफरत करो, तोड़ दो। और जनाब गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, इसको भी बनाने वाला जॉर्ज पंचम, जो अपनी बीवी मैरी के लिए बनाया था, अगर नफरत करना है अंग्रेज से तो गेटवे ऑफ इंडिया को भी तोड़ दो। लेकिन नहीं होगा जनाब, क्यों? इसलिए कि नफरत यहां सिर्फ मुसलमान से। मौलानाओं की टोली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर नजर नहीं रख रही, अपनी वीडियो में खूंखार बयान भी जारी कर रही है। लोमड़ी वाली मसलिहत हमें और आपको अपनाना है कि सांप भी मर। इन्हीं में से एक मौलाना साहब हैं, मौलाना जर्जिस अंसारी। जनाब हेट स्पीच के मामले में जेल के चक्कर लगा चुके हैं, आजकल बच बचा कर तकरीर देते हैं। वक्फ एक्ट के खिलाफ अब इनकी भी स्पीच सामने आ गई है। ये मुसलमानों को लोमड़ी बनने की नसीहत दे रहे हैं, डर डर कर ये भी कह रहे हैं कि अब मुझे जेल नहीं जाना। शेर जहां पानी पिया वहां से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा है। उनको काले पानी की सजा अंग्रेजों ने दी, बड़ी खतरनाक। और एक दूसरे मौलाना इम्तियाज बरकाती हैं, जो अपने मजमे में गा गाकर वक्फ एक्ट विरोधी फसाने सुना रहे, मुसलमानों को अजब गजब एग्जाम्पल देकर उकसा रहे, भड़का रहे। तुम्हारी तरफ से उठने वाला एक कदम भी, एक कदम पर नजर रखी जा रही है, एक गलती का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त बहुत अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत दूरंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है। इस वक्त खूनख्वार मैंने सुना तो दिया, लेकिन मेरे खूनख्वार कहने का मकसद कौन है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरे मुंह से नाम मत खिलवाओ, बहुत बार जेल जा चुका हूं, अब नहीं जाना चाह रहा हूं। और इस वक्त बड़ी मसलहत का तकाजा यह है कि लोमड़ी वाली मसलहत हमें और आपको अपनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे भाइयों, ये मसलहत का तकाजा है, वरना हाल वो होगा कि आप अपने दिफा में भी कुछ नहीं कह सकते। आज भी हमारी बेवकूफियों का नतीजा है कि ये जो बिल हमारे सामने आया था, जो पास भी हो गया, जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 हो रहा है ना, प्रोटेस्ट एहतजाज, वहां पर आपने देखा होगा लिखा होगा अब्दुल सब्जी बेच रहा है, यानी हल्का दिखाया जा रहा था ना, हल्का कि ये मुसलमान है, ये अब्दुल तो बंचर लगाता है, ये तो सब्जी बेचता है गली गली करके, ये तो रेल पर सामान बेचता है। मगर मेरे को गरीब समझने वाले, गरीब को पाने वाले, गरीब दिखाने वाले, जब उन्होंने अब्दुल की जमीन देखी, जब अब्दुल की प्रॉपर्टी देखी, तो घबरा गए, नीयत खराब हो गई, अब्दुल लेके आ गए, रातों रात पास कर लिया, क्योंकि इन्हें पता लग गया अब्दुल को गरीब समझना बेवकूफी है। जब जमीन देखी ना तो नीयत खराब हो गई, मंसूबा बनाया गया कि इन जमीनों पर कब्जा कैसे किया जाए, क्योंकि ये जानते हैं मुसलमान सूखी रोटी खा के गुजारा करेगा, दाल भात खा के गुजारा करेगा, मगर दीन में समझौता इसे गवारा नहीं है। मौलाना जब अपने जलसों में हेट टेप बजाते हैं तो उसके बाद कट्टरपंथी सड़कों पर निकलते हैं
वक्फ एक्ट के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट में जब बंगाल में हिंसा होती है, कट्टरपंथी इकोसिस्टम के लोग सड़कों पर उतरकर तांडव करते हैं। विरोध प्रदर्शन की आड़ में दंगाई लाठी डंडों के साथ हिंदुओं के घरों को निशाना बनाते हैं। तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दंगाइयों को कवर फायर देने के लिए इमामों के साथ मीटिंग बुला लेती हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नुमाइंदों को बुला लेती हैं, कैमरे पर खुद को हर धर्म खासकर मुसलमानों का हितैषी बताती हैं और दंगे के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। झूठा वीडियो दिखाता है, फेक वीडियो दिखाता है, बंगाल का नाम पे बदनाम करते हैं। सब होना चाहिए। खाली बंगाल का खिलाफ में बोलता है, हम का खिलाफ में बोलते हैं। मैं खाली कहने चाहूंगी, अगर कुछ बोलना है मेरे का सामने आके बताओ, पीछे से नहीं। आप चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड तोड़ जाए, उसका पावर आप लेने चाहते हैं, और कितना पावर चाहिए आपको? ममता बनर्जी सहित तमाम मोदी विरोधी इकोसिस्टम के इस एजेंडे को पुश करने का काम करते हैं। मौलाना और मुफ्ती दिन रात मोदी को चैलेंज करते हैं। हर दिन वक्फ एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की एक नई तारीख देते हैं। मोदी और मोदी के पार्टनर्स के खिलाफ नया शोर मचाते हैं। बंगाल में हिंसा बांग्लादेशियों ने करवाई या फिर जानबूझकर नेता बांग्लादेश को बीच में लेकर आए? आज गेम बिल्कुल बदला हुआ था। अब टीएमसी ये कह रही है कि दंगाई बांग्लादेश से आए, बॉर्डर पार से आए और हिंसा करके भाग गए या छुप गए। बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में क्या बाहर से आए लोगों ने दंगा करवाया? अगर बांग्लादेशी थे तो वहीं रह रहे थे, वो किसके ऑर्डर पर काम कर रहे थे? हमारे रिपोर्टर इस वक्त मुर्शिदाबाद में मौजूद हैं और धीरे धीरे बहुत सी बातें खुल रही हैं। बंगाल हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन का सच क्या है? क्या बंगाल को जलाने का प्लान बांग्लादेश में बनाया गया? क्या मुर्शिदाबाद हिंसा बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने अंजाम दी? क्या आईएसआई ने बांग्लादेशी आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रची? बांग्लादेश का जो पैटर्न चला है, हम लोग कुछ महीने पहले देखा है बांग्लादेश में किस तरह से हिंदू निधन हुआ था, उसी पैटर्न को यहाँ पर कॉपी किया गया है। सीसीटीवी ने मुर्शिदाबाद हिंसा के उस छुपे चेहरे को बेनकाब कर दिया है जिसने बंगाल में हिंदुओं की सफाई का प्लान बनाया था, जिसने हिंदुओं के कत्लेआम की साजिश रची थी, जो बांग्लादेश के पैटर्न पर बॉर्डर से सटे इलाकों से हिंदुओं का सफाया करना चाहता था। इस पूरी साजिश की एक एक कड़ी खोलेंगे, लेकिन पहले कुछ चेहरे देख लीजिए। 13 से 18 साल के लड़के ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर रहे हैं, लाठी डंडे लेकर हिंदू मोहल्ले में हमला कर रहे हैं। ये कौन है और कहां से आए हैं? मुंह पर मास्क क्यों लगा रखा है? जांच एजेंसियों को जो इनपुट मिले हैं उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कट्टरपंथी पत्थरबाज लोकल नहीं है, इनका कनेक्शन बांग्लादेश से है। ये बांग्लादेश के मदरसा छाप जिहादी हैं। शुक्रवार और शनिवार को मुर्शिदाबाद के धुलियान, शमशेरगंज, सूती में जो हमले हुए उनमें हर लोकल ग्रुप के साथ यही लड़के शामिल थे। लोकल सपोर्ट ने उन्हें हिंदुओं के घर बताए और बांग्लादेशी मदरसा छाप कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक किए। ये बात ऑन कैमरा मुर्शिदाबाद के धुलियान कस्बे के घोषपाड़ा के लोगों ने बताई, जो हमले का पहला टारगेट था। बहुत बांग्लादेशी थे, बहुत वो पीछे बैग लेकर मदरसा के छात्र पीछे बैग में भारी भरकम, माने जो हम कहना चाहते हैं आप समझ में, बमबाजी तो थोड़ा पत्थरबाजी टोटल बैग में लेकर गया। बहुत जानते हैं, मदद तो बांग्लादेशी के थे और इन लोगों का सपोर्ट लेकर ये हुआ है। बांग्लादेशी कहाँ से आ गए अचानक से? बांग्लादेशी तो हमारा दुलियान प्लस शमशेरगंज ब्लॉक में, मुर्शिदाबाद में टोटल यहाँ पे है, गंगा के पार से आ रहे हैं। लोकल मुस्लिम के अलावा बहुत बांग्लादेशी थे, बहुत हमने बोला ना, बांग्लादेश का जो पैटर्न चला है 1 साल पहले, 6 महीने पहले जो हुआ है बांग्लादेश में, वही पैटर्न हमारे मुर्शिदाबाद जिला में दुलियान शमशेरगंज में हुआ है।
जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इनके बैग में मौत का हर सामान मौजूद था। उसकी डिटेल जानकर आप सन्न रह जाएंगे। इनके बैग में पेट्रोल बम, क्रूड बम, चाकू, कटर, छेनी, हथौड़ी और पत्थर भरे हुए थे। सोचिए इरादा क्या था और क्या टारगेट देकर उन्हें भेजा गया था। हिंदुओं को लूटो, मारो और उन्हें इतना डराओ कि अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर यहां से भाग जाएं और लोकल कट्टरपंथियों की मदद से बांग्लादेशी वहां कब्जा कर बैठ जाएं। देखिए, जो आया था ना, उसको हम किसी को नहीं पहचानते थे और मेरा जो व्यक्तिगत व्यापार है ना, वो हम सबको पहचानते हैं, हर जगह जाना रखते हैं। तो यहाँ के कोई पहचान वाला नहीं था, लेकिन यहाँ के स्थानीय नेता जो है ना, उन लोगों की मदद से लोग आए हैं बांग्लादेश से, और कुछ बाहर से टेररिज्म एक्टिविटी हो रहा है। ये बांग्लादेश के जो लोग आए थे, क्या बैग वगैरह क्या पहने हुए? बैग पैक था, उसके बैग के अंदर पत्थर था, तो तलवार था, तलवार लेके आया, बम था, पेट्रोल बम और ऐसे बम था। लेकिन बांग्लादेश सब बांग्लादेश के भी है, यहाँ के भी है, सब मिले जुले है। आउटसाइड धुलियन का आउटसाइड स्थानीय आदमी नहीं था तो सोचो, हम लोग का हिंदू का घर है, बगल में मोहम्मद मुस्लिम का घर है, हम लोग का घर बार दुकान तोड़ दिया, किंतु वो आदमी लोग का दुकान नहीं तोड़ा। अब सवाल उठता है कि बांग्लादेशी कट्टरपंथी बंगाल में कहां छुपता है, कौन पनाह देता है, कैसे बॉर्डर पार करता है। इंडिया टीवी ने बांग्लादेश से लगे बंगाल के इलाके में इसकी पड़ताल की। हमारी पड़ताल और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। बांग्लादेशी संगठनों से जुड़े कट्टरपंथियों को बंगाल के मदरसों में आसानी से छुपने की जगह मिल जाती है, फैक्ट्रियों में काम धंधा मिल जाता है। धूलियान जहां सबसे ज्यादा तबाही मचाई गई, वहां से बांग्लादेश बॉर्डर सिर्फ 5 किलोमीटर है। दोनों को गंगा नदी अलग करती है। गंगा के इस पार बंगाल का मुर्शिदाबाद है, उस पार बांग्लादेश है। बांग्लादेशी कहाँ आए, कहाँ रहते हैं बांग्लादेशी जो आए? उन लोग का घर घर में घुस कर रहता है, उन लोग का घर घर में घुसता है, और इसका जमिया रहमानिया है, उसमें रहता है। मदरसा स्कूल है ना, मदरसा जो मदरसा स्कूल है मुस्लिम लोग का, वहाँ सब लोगों ने कैसे पहचाना कि वो बांग्लादेशी है? सफेद कुर्ता जामा पहन के है और मुंह में मास्क लगा हुआ है। यहाँ का जो मुसलमान लोग है, उसको थोड़ा बहुत पहचानते हैं हम लोग, जब यहाँ का जन्म स्थान है हम लोग का, तो उन लोगों को देख के पहचान नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब वो इससे पहले जो नुपुर शर्मा का टाइम में जो हंगामा हुआ था, यहाँ टायर जलाया था, पत्थरबाजी हुआ था, मंदिर भी तोड़ा था, ये सब का घर का तोड़ा था शीशा, उस टाइम हम लोग देखे हैं। उसी टाइम से एनआरसी के टाइम में हुआ था। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बांग्लादेशी फिर इतने घुस कैसे रहे, कहाँ से घुस है? गंगा है, कौन सा बॉर्डर? ये जो सामने में ये गंगा जी है, गंगा जी का उस पार में बांग्लादेश। 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर रोकता नहीं है क्या? रोकता है हर समय, बाउंड्री तो नहीं है, कांटा का है, कोई समय पार करके चलाता है। और दूसरा बात है, जो उतना भीड़ में आदमी को पहचानना संभव नहीं है। उस समय अपना मतलब जान, अपना सामान कीजिए ना, सब बांग्लादेशी होगा, सब बांग्लादेशी होगा। आधार कार्ड चेक कीजिए, घर घर घुस के सब बांग्लादेशी होगा। आरोप लगाया जा रहा है कि मुर्शिदाबाद के धूलियान में उपद्रव करने वाले कुछ कट्टरपंथियों का कनेक्शन एक बीड़ी फैक्ट्री से है। ये बीड़ी फैक्ट्री ममता बनर्जी के सांसद खलीलुर रहमान की है। बीड़ी फैक्ट्री में करीब 3 से 4 हजार बांग्लादेशी मजदूर काम करते हैं। शुक्रवार और शनिवार को नमाज के बाद खुलेआम इन्हें भड़काया गया, हिंदुओं पर हमले के लिए उकसाया गया। मुर्शिदाबाद के धूलियान के हिंदू मोहल्ले के लोगों ने ऑन कैमरा ये बात बताई। और नमाज का जो माइक जो है, उसमें अनाउंस करके बोल देता है, ये मुस्लिम भाई सब इकट्ठा हो, सब मैदान में उतरो, कहे कि हिंदू लोग को मारना है। क्या अनाउंसमेंट होता है बंगाली में, आप बता सकते हैं? हाँ, मुसलमान भाई सब रेडी हो, एक जगह हो, जार बाड़ीते जा हाथियार আছে सब लिए माठे नामो। खुलेआम ऐलान होता है। खुलेआम ऐलान कर दिया, खुलेआम। ने सुना है इस चीज? अपने कान से सुने हैं, बीएसएफ भी सुना है। बीएसएफ हम लोग को पूछा है जो क्या बोला है, तो हम लोग बोल दिए भाई ऐसा ऐसा बोला है सर। तो बोले को ऐसा क्यों बोलता है, यहाँ प्रशासन नहीं है, हम लोग प्रशासन हम लोग को नहीं चाहिए। कब हुआ ऐलान? शनिवार को, शुक्रवार को हंगामे के बाद। हाँ, हंगामे के बाद शनिवार को दोपहर में हुआ है।
खुफिया रिपोर्टों से मिली जानकारी के मुताबिक बंगाल में हिंदुओं को टारगेट करने और अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने हाथ मिला लिए हैं। रामनवमी और वक्फ प्रोटेस्ट के दौरान खून खराबे का दंगाई प्लान आईएसआई ने रचा, बांग्लादेश के आतंकी संगठनों ने अंजाम दिया, हिंदू विरोधी लोकल नेताओं ने सपोर्ट किया। बांग्लादेश के 3 आतंकी संगठनों जमातुल मुजाहिदीन, अंसारुल बांग्ला टीम यानी एबीटी और हिज्ब उत तहरीर नाम के संगठन सामने आ रहे हैं। अकेले मुर्शिदाबाद में बांग्लादेशी आतंकी संगठनों के 40 स्लीपर सेल एक्टिव बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अल कायदा और हिजबुल मुजाहिदीन के स्लीपर सेल की मौजूदगी का भी पता चला है। करीब 3 महीने पहले बंगाल के हिंदुओं पर बड़े हमले के लिए बांग्लादेश बेस्ड इन आतंकी संगठनों को विदेशों से फंडिंग मिलने के भी सबूत मिले हैं। विदेशी सोर्स से मिले फंड का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और कट्टरपंथियों, पत्थरबाजों, बमबाजों, उपद्रवियों पर खर्च किए जाने की बात सामने आ रही है। बांग्लादेश का अंसारुल्लाह है ना, वो कम अंसारुल्लाह जो बांग्लादेश में है, हाँ, वो 1 मास पहले बोला था कि हम मुर्शिदाबाद और मालदा और नदिया हम बांग्लादेश कर लेंगे। हमारा जात में कौन है ये अंसार वाला? वो जिहादी गोष्ठी का नेता है। उसी ने बोला और उसी ने सब इसका चेन सिस्टम कराया। हमारा जो अगल बगल में जो मुस्लिम संप्रदाय है, हाँ, बहुत है, चारों तरफ से है, तो इसको सब उसने भड़काया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई और बांग्लादेशी आतंकी संगठन बंगाल के बॉर्डर से लगे मुस्लिम बाहुल्य जिलों को काटकर ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं। बंगाल के 9 जिले बांग्लादेश से सटे हुए हैं, जहां मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ी है और हिंदू या अल्पसंख्यक हो गए हैं या आधे हो गए हैं। इन जिलों में मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना शामिल हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक देश के दुश्मनों ने रामनवमी पर हमले का प्लान बनाया था। पैरा सख्त था, लिहाजा हमले का मौका नहीं मिला। नए वक्त कानून ने इन्हें ट्रिगर पॉइंट दे दिया। ममता ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दी। जुमे से पहले ही हिंदू विरोधी नारेबाजी शुरू हो गई। टीएमसी के नेता ऑन कैमरा हिंदुओं के खिलाफ जंग का ऐलान करने लगे। ऐलानी जंग आज के থেকে আমাদেরকে ऐलानी जंग धर्मेंद्र অভিজিৎ হবে মোদির বিরুদ্ধে। अपने 35% मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में ममता बनर्जी ने ऐसे नेताओं पर लगाम नहीं लगाई, कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी और पुलिस के हाथ बांध दिए। अब बांग्लादेश कनेक्शन सामने आने के बाद ममता बनर्जी बीएसएफ और केंद्र सरकार पर फायर है, बीजेपी को कोस नहीं है। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई भेद आपको देना पड़ेगा। आप चाहते हैं पोलराइजेशन करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम में भागाभागी करने के लिए। आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है। मगर ये सच्चाई नहीं बता रही है कि कट्टरपंथी तो 3 महीने पहले से ही मस्जिदों, मदरसों और टीएमसी के नेताओं की फैक्ट्रियों में छुप चुके थे। मस्जिदों से हिंदू विरोधी ऐलान हो रहे थे। उनकी पुलिस सब जानते हुए, सुनते हुए या तो कुछ नहीं कर रही थी या कुछ करने का नाटक कर रही है। शुक्रवार को हमले के दिन भी यही हुआ। बीएसएफ जब तक पहुंची, हिंदुओं की करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई। ममता की पुलिस ने ना तो हिंदुओं की सुरक्षा की और ना ही बीएसएफ को सपोर्ट किया। ये आरोप बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फिर लगाए हैं। फैजाबाद में सेंट्रल फोर्स को स्टेट पुलिस ने कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जो विक्टिम है आज कलकत्ता हाईकोर्ट में फाइल किया है सेंट्रल एजेंसी का इन्वेस्टिगेशन और एनआईए के लिए। हालत बहुत खराब है। सेंट्रल फोर्स को कोऑपरेशन नहीं कर रहा था ये लोग। आज नेताजी अरे वो छोड़िए, उसका बात छोड़िए।
जो हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहता है, सीएम नहीं है, वो